तो इस गहरे विश्लेषण के पार्ट 2 में आप सभी का उत्साह के साथ स्वागत है। पिछले हिस्से में हमने कुछ बेसिक बातें समझी थी और आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, और देखो बेटा, इस हिस्से में हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है। हम मुगल एम्पायर का पतन यानी उसके डिक्लाइन के असली कारण समझने वाले हैं। राइट। और उसके बाद जो नए रीजनल स्टेट्स उभर कर आए ना, उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। तो नए स्टेट्स पर जाने से पहले हमें एक बेसिक सवाल का जवाब ढूंढना होगा। आखिर इतना विशाल मुगल साम्राज्य जो सदियों तक चला, वो ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखरा? वही तो, मुझे हमेशा से ये लगता था कि प्रॉब्लम सिर्फ टॉप लेवल पर थी, मतलब वीक एम्परर्स थे। देखो, इसके दो मेन रीजंस थे। एक था एम्पायर रिलेटेड यानी इंटरनल कारण, और दूसरा था रीजन रिलेटेड जो एक्सटर्नल या लोकल प्रॉब्लम्स थी। पहला पॉइंट है जमींदार्स की शिफ्टिंग अलीजेंस। जमींदार्स? वेट, मुझे लगता था जमींदार बस खेत में टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग थे। उन्होंने एम्पायर कैसे गिरा दिया? अरे नहीं, ये सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है। ये जमींदार्स, जिन्हें अलग अलग जगह राइस, राजाज, ठाकुर्स, खुत्स या देशमुख्स कहा जाता था, ये बहुत पावरफुल थे। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते थे, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास अपने खुद के आर्म्ड सोल्जर्स होते थे। ओह वाओ, तो एक तरह से उनके पास अपनी प्राइवेट आर्मी थी। एग्जैक्टली। तो जब उन्होंने देखा कि दिल्ली में सेंटर वीक हो रहा है, तो उन्होंने सिंपली अपनी वफादारी, अपनी अलीजेंस बदलनी शुरू कर दी। जिसमें उनका फायदा था, उनका साथ दिया। ये तो फाउंडेशन हिलने वाली बात हो गई। पर सिर्फ जमींदार तो काफी नहीं थे ना, दिल्ली के दरबार में क्या चल रहा था? वहां एक बहुत बड़ा संकट था, जिसे हम जागीरदारी क्राइसिस कहते हैं। हाँ, जागीरदारी क्राइसिस। मैं इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मान लो किसी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएं। हाँ, और कंपनी का बजट कम हो। हर नए वीपी को बड़ी गाड़ी और कैबिन चाहिए, पर रेवेन्यू तो रुका हुआ है ना। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। दिल्ली में एग्जैक्टली यही हुआ। मनसबदार्स और अमीर्स बढ़ते गए, पर उन्हें देने के लिए जमीन कम पड़ गई। इस प्रॉब्लम को बेजागिरी कहा गया। तो इस बेजागिरी को उन्होंने हैंडल कैसे किया? हैंडल क्या करना था, करप्शन शुरू हो गया। जागीर्स पर फेक इनकम रिकॉर्ड्स बनाए गए। ऑन पेपर दिखाते थे कि लाखों का रेवेन्यू आएगा, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। इनकम नहीं आती थी। तो अमीर्स ने डायरेक्टली पेजेंट्स यानी किसानों पर हैवी प्रेशर डाला। इससे दोनों नाराज हुए, अमीर्स भी फ्रस्ट्रेटेड और किसान भी दुखी। और जो एम्परर की अपनी जमीन होती थी, जिसे खलीसा लैंड कहते थे, उसका क्या हुआ? वो भी कम हो गई। वीक रूलर्स ने अमीर्स को खुश करने के लिए खलीसा लैंड भी बांट दी। नतीजा ये हुआ कि रॉयल खजाना खाली होने लगा, ऊपर से लगातार वॉर्स और लग्जरी लाइफस्टाइल। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। सही बात है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, जैसे जाट्स, सिख्स, मराठास और राजपूत्स का रेबेलो। मराठास का इम्पैक्ट तो सबसे मैसिव था ना इस टाइम पर। बिल्कुल। देखो, मराठास ने महाराष्ट्र से निकलकर पूरे इंडिया में अपना नया टैक्स मॉडल इन्फोर्स किया, जिसे चौथ और सरदेशमुखी कहते थे। चौथ तो बेसिकली प्रोटेक्शन मनी था, राइट? 1/4 हिस्सा दे दो वरना हमला करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। और ये इतना सक्सेसफुल था कि 1740 तक उन्होंने प्रैक्टिकली गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली उनके आगे बेबस थी। ये तो ग्राउंड लेवल की उथल-पुथल हो गई। पर इकोनॉमिक और एडमिन प्रॉब्लम्स का क्या रोल था? वो मेरा चौथा पॉइंट है। देखो, मनसब्स बढ़ गए पर लैंड कम थी। और सबसे बड़ी बात, मुगल्स के टाइम में साइंस और टेक में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं हुई। जबकि यूरोप में तो आग लगी हुई थी इनोवेशन की। वही ना, कोस्टल एरियाज में यूरोपियन ट्रेडर्स साइलेंटली आ गए थे मॉडर्न वेपन्स और शिप्स के साथ। और वीक रूलर्स के लिए बिना साउंड एडमिनिस्ट्रेशन के इतना बड़ा एम्पायर संभालना मुमकिन था। मेक सेंस। और क्या मेन फैक्टर्स थे? ये 4 तो समझ आ गए। कुछ और क्रूशल पॉइंट्स हैं, जैसे पर्सनल डेस्पोटिज्म। पूरा सिस्टम रूलर पर डिपेंड करता था और कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। वॉर्स ऑफ सक्सेशन, भाई भाई को मार रहा है गद्दी के लिए। हाँ, इससे नोबल्स का डीजेनरेशन हुआ और उनके बीच फैक्शन फाइट्स यानी दरबारी गुंडागर्दी बढ़ गई। आर्मी का बुरा हाल था। और फिर औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी। उसने तो प्रैक्टिकली अपने ही लॉयल दोस्तों को दुश्मन बना लिया था ना। सही कहा। उस पॉलिसी ने राजपूत, सिख, जट और मराठा सबको इररिकंसिलेबल दुश्मन बनाया। और उसकी डेक्कन पॉलिसी ने एम्परर को कैपिटल से सालों तक दूर रखा, जिससे नॉर्थ में वैक्यूम क्रिएट हुआ। बिल्कुल। और उस वैक्यूम का फायदा उठाया ईरानी और दुर्रानी इन्वेजन्स ने।
नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में तबाही मचाई और रही सही कसर यूरोपियंस ने पूरी कर दी। वेट, मुझे हिस्टोरियंस के व्यूज डिस्कस करने हैं। सतीश चंद्र इस पतन को कैसे देखते हैं? सतीश चंद्र एसेंशियली इकोनॉमी और जागीरदारी क्राइसिस को बेस मानते हैं। उनका कहना है कि फैक्शनलिज्म और मराठास के साथ एडजस्ट न कर पाना मेन कारण था। अच्छा, और इरफान हबीब? वो तो मोस्टली एग्रेरियन एंगल देखते हैं ना। हाँ, इरफान हबीब मानते हैं कि मेन कॉजेज इकोनॉमिक और एडमिन थे। वो कहते हैं रिलीजियस रिएक्शन कम था, पर प्रॉब्लम ये थी कि पतन के बाद कोई न्यू ऑर्डर नहीं बन पाया। पर विलियम अर्वाइन तो इन बातों से थोड़ा हटकर सोचते हैं। अर्वाइन का अप्रोच डायरेक्ट है। उनके हिसाब से मिलिट्री इनएफिशिएंसी सबसे बड़ा कॉज था। वो कहते हैं कि सेंटर में कोई एनर्जी नहीं बची थी। और सिडनी ओवन? उनका भी तो बड़ा ड्रामेटिक है। ओवन कहते हैं कि औरंगजेब ने जजिया लगाकर फर्स्ट मॉर्टल ब्लो दिया, फिर शिवाजी ने सेकंड ब्लो दिया और आखिर में नादिर शाह ने डिसोल्यूशन यानी पतन को कंप्लीट किया। वाओ, फेटल ब्लोज। और जेएन सरकार का व्यू क्या है? उन्होंने सोसाइटी पर फोकस किया था, राइट? बिल्कुल। जेएन सरकार मानते हैं कि इंडियन सोसाइटी के कोर में रॉटननेस थी, रॉयल्टी डिप्रेव्ड थी, नोबल सेल्फिश थे और पूरे सिस्टम में करप्शन फैला था। तो मैं एक पुशबैक देना चाहती हूँ। क्या सिर्फ वीक रूलर्स को ब्लेम करना सही है या पूरा सिस्टम ही अंदर से खोखला हो चुका था? जैसे इन हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट किया, ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये वीक रूलर्स और खोखले सिस्टम का कंबाइंड फेलियर था। तो समझे बेटा, मुगल एम्पायर का पतन किसी एक वजह से नहीं, बल्कि इंटरनल इकोनॉमी की बर्बादी और एक्सटर्नल अटैक्स का एक फेटल मिक्स था। एग्जैक्टली। और अब हम सेक्शन 2 पर आते हैं। Here's where it gets really interesting. हाँ, जब सेंटर वीक होता है तो रीजनल पावर्स उठती हैं। जैसे एक बड़ा पेड़ गिरने पर छोटे पौधों को डायरेक्ट रोशनी मिलती है। बढ़िया एग्जाम्पल है। तो इस आज़ादी का फायदा उठाकर जो नए रीजनल स्टेट्स बने, उन्हें हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली है सक्सेसर स्टेट्स। ये वो इलाके थे जो टेक्निकली मुगल प्रोविंसेस ही थे, पर आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट हो गए। इसमें पहला एग्जाम्पल है हैदराबाद, जो 1724 में बना था। सही जवाब। निजामुल मुल्क किलिच खान ने इसे बनाया। बैटल ऑफ शाकिर खेड़ा जो 1724 में हुई थी, उसमें उसने मुबारस खां को हराया और 1725 में आसफ जाह का टाइटल लिया। और अवध की बात करें तो वो 1722 में बना था ना। हाँ, अवध को 1722 में सादत खान बुरहान उल मुल्क ने बनाया, जो एक शिया थे। वो सैयद ब्रदर्स की कंस्पिरेसी में शामिल थे, पर उनका एंड बड़ा सैड था। नादिर शाह के प्रेशर में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था, राइट? बिल्कुल, जिसके बाद सफदर जंग सक्सेसर बना। और इस कैटेगरी का तीसरा बड़ा स्टेट था बंगाल। इसे मुर्शिद कुली खान ने स्थापित किया था, जो एक बहुत केपेबल फाउंडर था। बंगाल का ट्रांजिशन थोड़ा वायलेंट भी था ना बाद में। हाँ देखो, 1727 में शुजाउद्दीन आया, फिर सरफराज खान, पर 1740 में अलीवर्दी खान ने बैटल ऑफ घेरिया में सरफराज को मारकर पावर ले ली और ईयरली ट्रिब्यूट देकर प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट बन गया। ओके, तो ये थे सक्सेसर स्टेट्स। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी है इंडिपेंडेंट किंगडम्स। ये फॉर्मली मुगल प्रोविंसेस का डायरेक्ट पार्ट नहीं थे, पर ओवरऑल डिस्टेबलाइजेशन के फायदे से उभरे। इसमें प्राइम एग्जाम्पल है मैसूर, जहां पहले वोडेयर्स का रूल था। सही, वोडियास थे, पर बाद में पावर हैदर अली और टीपू सुल्तान के पास चली गई, जिनका ब्रिटिश फोर्सेस से कांस्टेंट वॉर चला। और साउथ में एक और किंगडम था, केरला, जिसके रूलर मार्तांडा वर्मा थे। हाँ, ट्रावेनकोर उनकी कैपिटल थी। इन्होंने बाउंड्री कन्याकुमारी से कोचीन तक एक्सपैंड की, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपनी आर्मी को एक्चुअली वेस्टर्न मॉडल पर बनाया और मॉडर्नाइज किया। ये बहुत स्मार्ट मूव्स था। और इस इंडिपेंडेंट कैटेगरी में राजपूत्स भी आते हैं ना? बिल्कुल। अजीत सिंह, जयसिंह सेकंड और दुर्गादास राठौर ने दिल्ली के बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ एक सॉलिड अलायंस बनाया। एक वक्त पर तो इनका दिल्ली से वेस्ट कोस्ट तक प्रैक्टिकली पूरा कंट्रोल था। ओह वाओ, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी पर आते हैं, न्यू स्टेट्स, जिन्होंने एक्सप्लिसिटली मुगल्स के खिलाफ रेबल किया था। आई एज्यूम इसमें जाट्स आते हैं। हाँ, सबसे पहले जाट्स। हालांकि गोकुला का 1669 वाला मथुरा रेबेलियन फेल हुआ, पर बाद में चूरामन और बदन सिंह ने भरतपुर स्टेट बनाया। और उनका पीक किसके टाइम पर आया था? सूरजमल के टाइम पर। तब इनका ज़ैनिथ था। इनका एरिया गंगा से चंबल और आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ तक फैला था। पर 1763 में सूरजमल की डेथ के बाद डिक्लाइन शुरू हो गया और वो छोटे पैटी जमींदार बनकर रह गए। फिर सिक्स की बात करते हैं।
इनकी ट्रैजेक्टरी बहुत मिलिटेंट हो गई थी एक ट्रैजिक इवेंट के बाद। गुरु तेग बहादुर को 1675 में औरंगजेब ने ब्रूटली एग्जीक्यूट किया क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडित्स को सपोर्ट किया था। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने कम्युनिटी को प्रैक्टिकली मिलिटेंट बनाया। और बंदा बहादुर को भी 1708 में मार दिया गया था ना? सही कहा, हाँ। पर फिर जब नादिर और अब्दाली के लगातार हमले हुए, उस केओस में उन्होंने खुद को 12 मिसल्स में ऑर्गेनाइज कर लिया, जिसमें से एक थे महाराजा रंजीत सिंह। सुकरचखिया मिसिल वाले। इन्होंने तो पूरा मैप ही चेंज कर दिया था ना पंजाब का। एकदम सही। उन्होंने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया। उन्हें यूरोपियन थ्रेट का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर की और अपनी नामी को भी वेस्टर्नाइज किया मार्तंडा वर्मा की तरह। हाँ, 1838 में उन्होंने ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन की, पर उनकी डेथ 1839 में हुई, जिसके बाद फाइनली ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया उस पूरे रीजन पर। और इन रेबल्स में हम मराठास को तो भूल ही नहीं सकते। कैसे भूल सकते हैं? पेशवास के अंडर उन्होंने मालवा और गुजरात से मुगल्स को प्रैक्टिकली उखाड़ दिया। उन्होंने ओपनली खुद को एम्पायर का चीफ इनहेरिटर क्लेम किया। पर 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का क्या? वहां तो वो हार गए थे। हारे जरूर थे, पर उन्होंने ब्रिलियंटली रिकवर किया और एक्चुअली ब्रिटिश यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे मेन राइवल बने रहे। ओके, तो रोहेलाखंड और फारुखाबाद भी इसी नए स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं? बिल्कुल। अली मोहम्मद खान ने नादिर शाह के हमले के बाद हिमालयन फुटहिल्स में कुमाऊं से गंगा तक रोहेलाखंड बनाया, पर ये जाट्स, अवध, मराठा और ब्रिटिश सबसे पिटे। बेचारों की ज्योग्राफी ही वैसी थी। और फारुखाबाद को मोहम्मद खान बंगाश, जो एक अफगान थे, उन्होंने फरुखसियार और मोहम्मद शाह के टाइम पर दिल्ली के बिल्कुल ईस्ट में बनाया। देखो बेटा, याद रखना, सक्सेसर, इंडिपेंडेंट और न्यू स्टेट्स के इस डिवीजन ने ही 18th सेंचुरी के इंडिया का मैप दोबारा ड्रॉ किया। सही में। अब आता है एक बड़ा सवाल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर ये रीजनल स्टेट्स इतने ही स्ट्रांग थे, उनके पास आर्मी थी, पैसा था, तो इन्होंने मिलकर यूरोपियंस को बाहर क्यों नहीं निकाला? यही तो इनके नेचर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स था। ये स्टेट्स अपने आप में एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन जीते थे। ध्यान से सुनना, ये सब मुगल एम्पायर को नाम के लिए ही सही, पर अपना रूलर मानते थे। वेट, यहाँ तक कि मराठा और सिख रेबल्स भी? हाँ, ऑफिशियली वो भी रिस्पेक्ट शो करते थे। इन स्टेट्स का कैरेक्टर बिल्कुल रीजनल था। इनको मोस्टली लोकल जमींदार्स, मर्चेंट्स, नोबल्स और चीफ्टन्स का डायरेक्टली सपोर्ट था। तो इनमें कोई एक सेंट्रलाइजिंग फिगर नहीं था? सिर्फ मैसूर एक एक्सेप्शन था। वहां के रूलर्स ने स्ट्रिक्टली लोकल चीफ्स को बाईपास किया और खुद पावर हासिल की। बाकी सब लोकल अलायंसेस पर डिपेंडेंट थे। तो इनकी प्रैक्टिकली लिमिटेशंस क्या थी? सिर्फ आपस की लड़ाई? नहीं, इनकी कमजोरियां बहुत डीप थी। पहली बात, इनके पास कोई साउंड फाइनेंस सिस्टम, मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रक्चर या सॉलिड एडमिन नहीं था। साइंस और टेक में ये सब बैकवर्ड थे, केरला और मैसूर को छोड़कर। राइट। और तीसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि ये आपस में ही लगातार वॉर्स लड़ते रहे, मराठास राजपूतों से, मैसूर मराठास से, और इस वजह से कोई भी स्टेट ऑल इंडिया एम्पायर यानी मुगल्स को रिप्लेस नहीं कर पाया। तो मतलब जागीरदारी क्राइसिस अभी भी चल रही थी, सिस्टम ठीक नहीं हुआ? बिल्कुल चल रही थी। हालांकि रीजनल ट्रेड चलता रहा, पर ओवरऑल अगेरियन इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट यानी रुकी हुई थी। ये पूरा सिनेरियो तो मुझे उस एनालॉजी जैसा लग रहा है, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग गिरने के बाद लोग उस मलबे से अपने अपने छोटे घर बना लें। हाँ। पर बजाय इसके कि वो मिलकर एक नई बेटर बिल्डिंग बनाए, वो आपस में ही लड़ते रहे कि किसका छोटा घर बेटर है, जबकि एक नया हाईली आर्म्ड बाहरी दुश्मन प्रैक्टिकली उनके दरवाजे पर खड़ा था। एकदम परफेक्ट एनालिसिस है। तो बेटा, बात ऐसी है, इन स्टेट्स ने मिलकर मुगल्स को तो हिला दिया, पर नेशनल लेवल पर कोई ऐसी स्टेबल पॉलिटी नहीं बना पाए जो आने वाले तूफान को रोक सके। और वही इनकी मौत का कारण बना। फ्यू, ये सच में बहुत गहरा विश्लेषण था। जरा सोचिए बेटा, अगर इन रीजनल स्टेट्स ने आपस में लड़ने के बजाय मैसूर और केरला की तरह मॉडर्न साइंस और वेस्टर्न मिलिट्री टैक्टिक्स पर फॉर्मली फोकस किया होता, या दिल्ली के लेवल पर यूनाइटेड हो गए होते, तो क्या ब्रिटिश कभी भारत पर प्रैक्टिकली राज कर पाते? ये सवाल आप सभी अपने दिमाग में जरूर रखना, इस पर विचार करना। पार्ट 2 खत्म। पार्ट 3 में सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर देखेंगे। पार्ट 2 खत्म, पार्ट 3 में सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर देखेंगे।